हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल आप सबके। आप लोग इस वक्त देख रहे हैं ब्रांड न्यू प्रीमियम सेशंस ऑफ जीएस का रामबाण 2.0 वन स्टॉप सॉल्यूशन के। और यहां पे हम बेहतर से बेहतर कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में कुछ भी हमारा छूटे ना, और डेफिनेटली हम चुटकियों में एग्जाम को क्रैक करेंगे। क्योंकि मुझे इतना बिलीव है कि अगर आपने ये वाला कंटेंट पढ़ लिया तो जब आप पेपर में बैठे होंगे, जो पेपर आपसे 10 मिनट में शायद ना हो पाए, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जीके आती हो सकता है कि जब आप ये सेशंस को कवर कर लें सारे के सारों को, तो 3 से 4 मिनट में आप पूरा जीएस को फोड़ डालें। तो मेरा टारगेट यही है। 18 क्वेश्चन पिछली बार आए थे डायरेक्ट एग्जाम में, इस बार क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि 22 से 23 तक फंसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। बहुत इंटरेस्टिंग वे से मैं पूरा का पूरा सेशन लूंगा नियोलिथिक और चालकोलिथिक के बारे में, यानी कि नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में सारी की सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नियोलिथिक पीरियड के बारे में। आइए, और एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी एनालिसिस भी बता देता हूं कि जो न्यूलिथिक पीरियड है इसके सवाल जो है ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैक्सिमम जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए, ज़्यादातर मैंने देखा कि न्यूलिथिक के बहुत ज़्यादा सवाल आ रखे हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि मैं कौन से सेक्शन को ज़्यादा पढ़ूँ कौन से को कम पढ़ूँ। अगर आपको पूरा इसमें से देखना है प्री हिस्टोरिक में से, तो आप जो है न्यूलिथिक के और इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेन प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। आप देखिए कि सबसे पहले तो इसका टेन्योर आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैंने पीवाईक्यूज को रेफर किया, क्योंकि ये जो है ये टाइम पीरियड किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता होता है, लेकिन जब मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, पीवाईक्यू को देखूंगा, तब तो मेरे को उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो उसमें ये दे रखा है कि 7000 से 1000 बीसी के बीच में ये चलता है। देखिए, लेकिन बीच में क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो टाइम लाइन है, जब मैंने टाइम लाइन आप लोगों को बताई थी, जैसे ये 0 है तो ये अभी मैं 1 लिख लेता हूँ, इसको इधर 7 लिख लेता हूँ, ऐसे ही यहाँ पे 10, यहाँ 12 और एक यहाँ पे पूरे का पूरा आगे चल के 5 लाख लिख लेते हैं। ठीक है, 5 लाख। अब जो मैंने आपको बताया था ओल्ड स्टोन एज के बारे में, तो मैंने बोला था 5 लाख से 10,000 के बीच में। और जो मैंने मीसोलिथिक यानी मिडल स्टोन एज का बताया था, मध्य पाषाण काल का, तो वो ये था। और यहाँ पे देखिए कि ये दोनों में बीच में पैरेलली शुरू हो गई थी। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलें कि नहीं एक लाइन में चल रहा है सब कुछ, ऐसे पैरेलली चलेगा। ठीक है, कि दो लोग भी एक साथ रह सकते हैं ना। जैसे आज भी गांव के लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे होंगे जो एडवांस उतने नहीं हो पाए हैं जितना कि शहर के लोग हो गए हैं, तो रह तो रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी कि उनको गोली से उड़ा देंगे भाई, ये थोड़ी कर देंगे, है ना। तो वैसा ही यहाँ भी है। अब यहाँ पे देखो इसका टाइम पीरियड कहाँ पे सेट बैठ रहा है, इसका टाइम पीरियड यहाँ पे सेट बैठ रहा है ना, 7 से लेके 1 तक में, 7000 से 1000 में। ठीक है, तो ये जो बीच का पीरियड है ये क्या है फिर। अगर ये बीच का पीरियड देखेंगे एक तरह से, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पीवाईक्यू के ऊपर आधारित है कि ये पूरी की पूरी डेट एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो हो सकता है कि न्यूलिथिक यहाँ पे भी चल रही हो, है ना। लेकिन उसका जो है अब हमें पीवाईक्यू के हिसाब से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या कि हमारे आंसर गलत होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ हो सकता है कि न्यूलिथिक और मीसोलिथिक जो है दोनों पैरेलली चल रहे हो, लेकिन जो एग्जामिनर चाह रहा है हम वही उत्तर देंगे। तो इस वजह से 7000 बीसी से 1000 बीसी आपको याद रख लेना है। अब इसमें देखिए कि खास बात क्या है। आप देखो कि जब पुराने टाइमों में मैंने बताया था कि जो टूल्स होते हैं वो बड़े अजीबोगरीब से टूल हुआ करते थे। जैसे कि आप देखिए कि कहीं से पत्थर को इधर नोकीला बना दिया, कहीं से उधर बना दिया, और वो टूल बन गया उनका पूरे का पूरा। लेकिन यहाँ पे इस एज के लोग जो है ये एक शार्प टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपर इनको बनाना आ गया। आप ये देखिए कि यहाँ पे ये देखो ये टूल्स बनाता दिख रहा है एक आदमी यहाँ पे आपको, है ना। और ये जो है ये अलग अलग तरीके से अपने टूल्स को बनाना शुरू कर दिए हैं यहाँ पे लोग, और बिल्कुल ऐसे शार्प और पॉलिश्ड टूल्स जो है ये लोग बनाते थे। तो ये स्टार मार्क कर लो, क्योंकि पेपर में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि शार्प और स्मूथ जो टूल्स हैं वो कौन सी एज में से हैं, तो आप नियोलिथिक को उसके अंदर मार्क कर देंगे। अच्छा, आप देखिए कि उस टाइम के जो आदि मानव होते थे पुराने वाले, उनको कपड़े पहनने की भी अकल नहीं होती थी। पहले वाले को तो बिल्कुल ही जमा ही अकल नहीं, ओल्ड स्टोन एज वाले को। फिर मिडल में आया तो जैसे मान लीजिए कि पत्ते वगैरह हैं जो, इनसे ढक ढुक के कपड़े जैसे तैसे पहनता था, है ना। अब मान लो कि पत्ते वाला कच्छा पहन रखे, है ना, और वो जा रहा आदि मानव, और रास्ते में उसका एक बच्चा दिखाई दे गया, है ना, और वो बच्चे ने क्या बोला कि अरे ये तो है पापा ऐसे जा रहे हैं ना, तो उसने जाके उस पक्के पत्ते के फूंक मार दी, है ना। अब वो पत्ता उड़ गया और बच्चा खुश हो रहा है, पापा को डरा दिया, पापा को डरा दिया, मैंने फूंक मार दी, है ना। और पापा इधर डर रखे हैं कि भैया ये क्या हो गया एकदम से, ये क्या है। तो ये जो है इस तरीके की कहानियां इनकी चली जाती होंगी। लेकिन अब जब है ये न्यूलिथिक में आया,
तो इसको थोड़ी समझ में आई, तो इसने थोड़ा सा और बेहतर वस्त्र जो है वो पहनने शुरू कर दी। जैसे एनिमल्स की खाल जो होती है ना, उसको इसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे अब भेड़ वगैरह है ना, या कोई भी है, या पहले शेर वगैरह को भी मार के उनकी भी खाल, मतलब कोई भी जानवर है उसकी खाल को ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कि ठंड ज़्यादा है तो खाल को ओढ़ लिया, है ना। और ये अभी भी चलता है, आप देखिए कि अभी भी लेदर बेल्ट्स वगैरह, लेदर शूज, ये तो अभी भी चल रहा है ना। तो ये जो है ये इस तरीके से अपने पूरे प्रॉपर कपड़े पहनने इसने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा आप देखिए कि मैंने आपको बोला था कि मीसोलिथिक में भी एक जगह पोट्री के निशान मिल रहे हैं, लेकिन आपको पोट्री जो है, जिसको मिट्टी का बर्तन बोलते हैं, कुम्हार वाली चीजें हैं जो, है ना, वो वहां से आप लिंक मत करना, आप नियोलिथिक से ही, नवपाषाण काल से ही लिंक करना, क्योंकि पेपर में इसी के बारे में उत्तर जो है मार्क किया जाता है। मैंने मैक्सिमम में देख लिया, तो नियोलिथिक ही उसका उत्तर आएगा पोट्री के बारे में, ठीक है। तो ये पोट्री ये जो कर रहा था बेसिकली, ये किस लिए बना रहा था मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, ये बहुत बड़े बड़े बर्तन बना रहा था उसमें अनाज स्टोर करके रखने के लिए। अब जैसे ही मैंने आपको बोला कि अनाज स्टोर करने के लिए, तो आपके दिमाग में खनकना चाहिए कि अभी तक तो ये कोई फसल की बात ही नहीं हो रही थी, इसको बुआई भी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था, तो इसको पता भी नहीं था फसल के बारे में। लेकिन अब देखिए कि अब नियोलिथिक में आकर इसको फसल के बारे में और खेती के बारे में भी पता लग गया है। जी हाँ, यहां से हमें ये चीज पता लग रही है। और बहुत सारे चावल के दाने, जौ के दाने हमें नियोलिथिक साइट्स में मिले भी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एग्रीकल्चर है, अभी मैं दिखा भी दूंगा आगे, अगले पॉइंट में होगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो है एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट हो गया था, वो अगली स्लाइड में होगा, बट मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा स्मूथ सरफेस के जो टूल्स हैं वो तो मैं बता ही चुका हूँ। अच्छा, ये जो है अलग अलग कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करता था, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सिस। तो उनमें से कुछ एक्सिस ऐसी होती थी जिनको क्या बोला जाता था, सेल्ट बोला जाता था। ये शब्द याद रखिएगा, सेल्ट, CELT, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भी मैंने लिख दिया कि कुछ कुल्हाड़ियां जो थी उनको सेल्ट बोला जाता था, पेपर में आए तो तुरंत आप इसको मार्क कर सकते हैं। जैसे मैं क्यों यहाँ पे बोल रहा हूँ सेल्ट के ऊपर मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर में आ चुका है माइक्रोलिथ के बारे में। तो मीसोलिथिक में माइक्रोलिथ के बारे में आ चुका है कि माइक्रोलिथ जो है कौन से एज से संबंधित है। तो आप यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि जो सेल्ट है, पेपर में पूछेगा कि किस एज से संबंधित है, तो आप बोलेंगे नियोलिथिक एज से संबंधित है, ठीक है भाई। इसके अलावा ये तो चलो टूल्स हो गए कि ये लकड़ी के, पत्थर के बढ़िया टूल्स बना रहे हैं, लेकिन ये कुछ और चीजें भी कर रहा था। ये क्या कर रहा था, जो बोन्स होती हैं, एनिमल्स की बोन्स होती हैं, ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि जो बोन्स हैं वो हमें कहां पे देखने को मिल रही हैं, स्पेशली इसको मार्क कर लीजिएगा आप। तो बोन्स का जो सारा का सारा खेल है ये नियोलिथिक से संबंधित है। बोन से क्या करता था ये, जैसे मान लो कोई लड़की है, तो लड़कियां तो क्या करेंगी, वो छोटी छोटी हड्डियों को जोड़ जोड़ के अपना मंगलसूत्र बना लेंगी, है ना, हार बना लेंगी। वो बच्चियां हैं, उनको क्या पता है ना, जितनी समझ है। और लड़कियों को तो आपको पता है कि मौका मिलना चाहिए, कभी वो बालियां बना लेंगी, कभी वो हार बना लेंगी, बैंगल्स बना लेंगी, है ना। तो लड़कियां ऐसे हाल किया करती थी। वहीं पे जो बड़े लोग थे वो क्या करते थे, हड्डियों का इस्तेमाल शार्पन टूल्स बनाने के लिए भी करते थे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं समझना कि हड्डियों को सिर्फ और सिर्फ एक साजो सज्जा के लिए रख रखा था, जी नहीं। और या फिर ये नहीं समझना कि स्टोन्स को केवल और केवल हथियार बनाने के लिए यूज करता था, वो हड्डियों को भी कर रहा था। और तीसरी जो चीज जो बाद में चल के आएगी, है ना, चालकोलिथिक के आसपास या फिर उससे अभी आगे जाएंगे, तो फिर वो मेटल का इस्तेमाल करना शुरू करेगा हथियार बनाने में, ठीक है। अभी तक मेटल जो है कहीं भी नहीं आया है, कोई भी धातु का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। तो गलती से भी ये मत समझ लेना कि कहीं पे मैं धातु की बात कर रहा हूं। केवल और केवल किस चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, या तो लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर यहां पे पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर बोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी चीज क्या हो गई, बोन्स, हड्डियां जो है, जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है भाई। और इससे ये देखिए कि अब एक शरारती बच्चा है, तो उसने क्या किया, छील के पूरी की पूरी, है ना, हड्डी को किसी तरीके से, और उसने सुई बना दी। अब जा जाके सबको सुइयां चुभ हो रहा है ना, तो वो नीडल हो गई। तो ऐसे करके अलग अलग चीजें ये अपने मजे के लिए जो इनका दिल किया इन्होंने बना लिया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अलग अलग साइट्स हैं, यहाँ पे इनके बारे में बहुत डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनसे सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। साइट्स जहाँ भी आ जाए आप समझ लेना कि इसका क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा। तो एक साइट है मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में, बुरज़ोहम और गुफकराल जो है ये कश्मीर के अंदर है, दोनों की दोनों। तो ये तो अभी मैंने 2-3 ही बताई, आगे और बताऊंगा अभी काम की, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि खेती करना शुरू कर दिया था। तो कल्टीवेशन इसने शुरू कर दिया था किस किस का, व्हीट, बार्ली, राइस, मिलेट, लेंटिल्स, ये सब जो है, चाहे दालें कह लो, गेहूं कह लो, जौ, चावल, ये सब जो है इसने उगाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अगर आपको एग्जैक्टली वहां पे पेपर में ये ना पूछ के ये भी पूछ सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है सबसे पहले हमने कौन सी एज में देखने को मिलता है, यानी कि खेती या फिर कृषि जो है वो किस एज में हमें प्रॉम्प्ट दिखती है कि भैया यहाँ पे शुरू कर दी थी आदिमानव ने। तो आप बोलेंगे एग्रीकल्चर किससे संबंधित है, नवपाषाण काल से, यानी कि नियोलिथिक एज से ही संबंधित है।
समझ गए, डायरेक्ट सवाल है, मैं बता रहा हूं आपको। इसके अलावा देखिए कि एक और चीज यहां पे देखी गई थी, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप देखिए कि जो प्रीवियस इकोनॉमी थी बहुत पुराने काल की, वो दो चीजों पे ही आधारित हुआ करती थी। पहला था कृषि और दूसरा क्या था आपका एनिमल्स, यानी कि जैसे एनिमल्स का दूध निकाल लिया और उसको बेच दिया। ये तो मैं बहुत बीच की बात कर रहा हूँ, अभी तो ये तो उससे भी पुरानी बात है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि पौराणिक समयों में ये दो इकोनॉमी हुआ करती थी जो मेनली चला करती थी। अब तो देखिए कि सर्विस सेक्टर आ गया, अलाना आ गया, फलाना आ गया, एआई आ गया, अब तो 10 तरह की चीजें आ गई है ना। तब थोड़ी ये सब चीजें होती थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ना, एक तो एग्रीकल्चर हो गया और दूसरा इन्वेंशन क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ हुआ एनिमल की डोमेस्टिकेशन का, यानी कि पशुओं को पालने का। अच्छा, एक मैं शब्द आपसे पूछता हूँ, दो चीजें हैं, एक होता है एनिमल डोमेस्टिकेशन और एक होता है एनिमल कीपिंग। दोनों में अगर मैं आपको अंतर पूछूं तो क्या कोई बच्चा बता सकता है? एक बार कमेंट करिए और बताइए मेरे को कि एनिमल डोमेस्टिकेशन है ना और एनिमल कीपिंग। एनिमल डोमेस्टिकेशन का मतलब है कि एक तरह से पालतू बना के रखना और दूसरा है एनिमल को अपने पास रखना। दोनों में अंतर क्या है? अंतर एक्चुअली में ये होता है कि मान लीजिए कि अब एक गाय है, अब गाय को आप अगर मार पाट पीट के पूरा है ना जबरदस्त, और उसके अपने यहाँ पे अपने खूंटे के साथ बांध लिया और उसको दूध चो लिया और उसको छोड़ दिया, फिर आपने देखा कि शाम तक वो घास चर के आ गई, फिर आपने उसको मार पीट के पकड़ के बांध लिया, दूध चो लिया, छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? एक तरह से बहुत ही सेल्फिश पर्पज हो गया। यानी आपने अपना इस्तेमाल किया उसको और छोड़ दिया, यानी उसका ध्यान नहीं रखा। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो गाय बीमार है, उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया है ना, या उसको परेशानी हो रही है कोई, आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं पे डोमेस्टिकेशन में क्या होता है, जब आप किसी जानवर को पालतू बनाते तो आप उसका ध्यान रखते, ख्याल रखते, जस्ट लाइक योर किड, कि हाँ इसको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बीमार हो रहा है तो किसी वैद्य हकीम को बुलाया जाएगा, है ना। बारिश आ रही है तो उसको अंदर रखा जाएगा किसी सही जगह पे। तो इस तरीके से उसको खाना प्रॉपर टाइम पे दिया जाएगा, नहलाया जाएगा। इसको बोलते हैं पालना। तो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, कंफ्यूज मत करना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे पहले वाला जो है, हो सकता है कि पहले वाला आदि मानव एनिमल कीपिंग कर रहा हो, लेकिन एनिमल डोमेस्टिकेशन जो है ना, वो केवल यहीं पे हमें देखने को, शुरुआत जो है इसकी यहीं पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो दो चीजें हो गई हैं, एक कृषि हो गया और एक पशुपालन हो गया। ये दोनों ही हमें नव पाषाण काल यानी कि स्टोन एज जो न्यू वाली है, नियोलिथिक पीरियड है, उसमें हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, इस टाइम पे भी इसने क्या किया, जैसे मिसोलिथिक में भी हंटिंग जो है बड़े एनिमल्स की बंद कर चुका था, और यहाँ भी इसने बड़े एनिमल्स की हंटिंग को बंद कर दिया। छोटे छोटे एनिमल्स को हंट फिर भी करता रहा है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका प्रोफेशन हंटिंग ही था। प्रोफेशन में एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन आ चुका है, और जो हंटिंग है, हंटिंग मिसोलिथिक का प्रोफेशन था, ठीक है। जो मध्य पाषाण काल है, वहां पे जो है मेजरली हंटिंग हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे शिकार जो है बहुत कम कर दिया था, लेकिन अभी भी कर रहा था अपने मजे के लिए। अब जैसे आज की डेट में आप बोलो कि क्या सभी वेजिटेरियन है, ऐसा तो है नहीं। जिसका जो दिल करता है, मुर्गा जिसका दिल कर रहा है वो मुर्गा खा रहा है, जिसका सुअर कर रहा है सुअर खा रहा है, जो दिल कर रहा है खा रहे हैं ना। आज तो लोग ऑक्टोपस को भी नहीं छोड़ रहे, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, मतलब जो दिल करता है उसी को उठा के खा जाते हैं। और यहाँ तो छोड़िए, वो चाइना वालों को देखिए, है ना, वो कहीं छिपकली घूमती हुई दिख जाए उनको, कहीं कहीं नीचे चूहा घूमता हुआ दिख जाए, तो वो हम देखते होंगे तो हम डरते होंगे, है ना, अरे यार ये कहाँ से आ गया। और वो देखते होंगे तो उनको क्या दिखता होगा? खाना, आज का खाना, है ना। बच्चे पूछते होंगे मम्मी आज क्या बनेगा, है, मम्मी देखती होगी कि क्या छिपकली दिख रही है, चूहा दिख रहा है ना, जो दिख गया उसी को पकड़ लो, दबोच लो, बेटा आज ये बना के खिलाऊंगी। कितना अजीब है यार। एनीवेज, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है हंटिंग भी रहा छोटे छोटे एनिमल्स की, लेकिन साथ में डोमेस्टिकेशन किस किस एनिमल की कर रहा था, जैसे भेड़ हो गई, शीप, गोट, कैटल। तो ये जो है मवेशी जितने भी हैं, बकरियां हैं, इनको ये क्या करता था, चराता था, इनको अपने पास रखता था, ठीक है। तो एक तरह से डोमेस्टिकेशन इनकी कर रहा था। वहीं पे हंट की बात करें तो जैसे बोर हो गया, नीलगाय होगी, गैजल्स हो गया, जो इसको लगता था कि इसके काम के नहीं है, उनको ये हंट किया करता था, ठीक है, यानी उनका शिकार कर लिया करता था। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन है। एक और चीज यहाँ पे समझने की है कि नियोलिथिक में इंसान जो है, इंसान को थोड़ी समझ हो गई थी, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा जो है ट्राइब्स में रहना शुरू कर दिया था इसने, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे किसान और जो चरवाहे लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, वो आपस में मिलकर ट्राइब्स में यानी कि कबीलों में रहने लगे थे, एक साथ रहने लगे थे। जैसे मान लीजिए कि 10 फैमिली एक जगह पे रहने लगी, डेरा डाल के। आज भी जैसे आप देखिए कि बहुत जगह, सारी जगहों में हम बोलते हैं ना कि ये उस डेरा का लोग हैं, ये उस डेरे के लोग हैं। डेरे का मतलब क्या हो गया, एक तरह से ट्राइब हो गया, कि उस कबीले के लोग हैं, ये उस कबीले के लोग हैं ना। तो एक जगह पे बहुत सारे लोग जो है एकत्रित होकर रहने लगे, तो ये हो गया ट्राइब्स। और यहीं से जो है फैमिली का एक कल्चर भी हमें देखने को मिलता है, एक होम का कल्चर देखने को मिलता है। घर जिसमें कहेंगे कि एक आदमी है जो मुखिया है ना, और उसके बच्चे हैं,
फिर परिवार है, माँ बाप हैं, और सारा दिन वो काम कर रहा है, चाहे वो खेती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, फिर वापस से घर में आ रहा है ना, तो वहाँ पे आके फिर वही सुख दुख के साथी हैं सब लोग। कोई दिक्कत आ रही है तो देख रहे हैं एक दूसरे को, एक व्यक्ति कमाई कर रहा है, एक व्यक्ति घर को संभाल रहा है। तो ये जो होम वाला कल्चर है ना, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है नियोलिथिक में। वो हम देखेंगे कि कौन सी सिटीज, ये सिर्फ नियोलिथिक, आप ये मत समझ लेना कि सिर्फ भारत तक सीमित था। ये आप देखेंगे तो मेसोपोटामिया तक पहुंच रखा था। ये बहुत वाइड स्प्रेड है ना, ये एशिया की बातें चल रही हैं, ये केवल और केवल भारत की बातें नहीं है ना। लेकिन हम मेजरली जो साइट्स पढ़ते हैं वो भारत के बारे में पढ़ते हैं। पर एक खास बात आपको बता दूं कि इस बार पेपर के अंदर अफगानिस्तान की भी कुछ साइट्स पूछ ली, टर्की की भी पूछ ली, है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन एक्चुअली पूछेगा वही, मुझे पता है कि क्या पूछेगा। वो पूछेगा वही जो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ भी उठा के पूछ ले, फिर तो इतना अथाह है कि फिर ये करते करते बंदा थक जाएगा। मैं केवल इस नियोलिथिक पीरियड में इतनी मोटी किताब बना दूं, फिर उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अपने को कंसाइज्ड रहना है हर चीज में। आइए अब इसकी साइट्स के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि कौन कौन सी इसकी साइट्स हैं और इनके बारे में क्या क्या पूछेगा। देखो, इसमें कुछ साइट ऐसी हैं जैसे मेहरगढ़ हो गया, बुरजोहम हो गया, गुफ्रकाल हो गया, तो इनके बारे में हमें थोड़ा और डिटेल में डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनसे कुछ भी सवाल आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। लेकिन वहीं पे कुछ कुछ साइट्स ऐसी हैं जिनके बारे में केवल और केवल लोकेशन पूछेगा कि ये साइट कहाँ पे है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में घुसने की ज़रूरत है। जैसे कि अब देखिए कि एक सवाल आया है कोलडीवा का। कोलडीवा और ये जो महागढ़ है, ये दोनों साइट ऐसी हैं जो आप कह सकते हैं कि इनिशियल नियोलिथिक साइट्स हैं, है ना, जो लेटेस्टली सबसे पहले इंसान ने खोजी थी, मतलब भारत के अंदर। तो फर्स्ट नियोलिथिक साइट्स में से कोलडीवा और महागढ़ जो है, ये दोनों ऐसी साइट हैं। बिल्कुल ये कह लीजिए कि जब खोज रहे थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले, तो सबसे पहले उनको यही दिखी एक तरह से नियोलिथिक पीरियड की। मैं पूरे स्टोन एज की बात नहीं कर रहा हूँ, नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल की सबसे पहली साइट्स यही देखने को मिली। इसके अलावा यहाँ पे मिला क्या, तो आपको देखिए मैंने क्या बोला कि चावल के दाने मिले, तो वहां से हमें समझ में आई कि भैया ये खेती करते थे। और दूसरी चीज है फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि टूटी हुई हड्डियां मिली, अब वो हड्डियों का इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए किया करते थे। तो ये है जो कहाँ मिल रहा है हमें, कोलडीवा में। यहाँ से ही हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले। फिर इसके बाद जो है, अच्छा महागढ़ का भी साथ ही कर लेते हैं कि यहाँ पे भी क्या मिला, यहाँ पे भी चावल के दाने मिले। और दूसरा क्या मिले कि जो एनिमल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे गीली मिट्टी होती है तो आप उस पर पैर रखते हैं तो निशान बन जाता है आपके पैर का। तो ऐसे ही एनिमल्स के जो खुर के निशान होते हैं, पैरों के नीचे खुर होते हैं ना, वो जब एनिमल चलते थे तो खुर के निशान जब वहां बन जाते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से प्रिजर्व्ड हो गए वहां पे, है ना। हो सकता है कई सालों तक किसी ने छेड़ा ही नहीं उसको। तो इस वजह से वहां पे हमें एनिमल्स के प्रिजर्व्ड जो खुर के निशान है, पैरों के निशान है, वो देखने को मिलते हैं, जिससे हमें पता लगा कि हो। और ऐसा भी नहीं था एक एनिमल के, एक जगह पे बहुत सारे एनिमल्स के मिल रहे थे, जैसे बाड़ा हो गया पूरे का पूरा। तो वहां से हमें एक समझ आई कि भैया ये क्या कर रहा था, डोमेस्टिकेशन कर रहा था, एनिमल्स को पाल रहा था। तो ये चीज भी यहां से क्लियर हो गई है। ठीक है, तो यहां से हम इसको अगर एग्जैक्ट भाषा में इसको बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, तो क्या कर रहा था, ये पशु पालन यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, तो इसके एविडेंस जो है हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं महागढ़ से। और महागढ़ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई, और कोलडीवा कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश में। तो मैंने बोला ना, दोनों आपस में बहुत लिंक्ड है, पास पास की साइट है, तो इसलिए ध्यान रखना है। जैसे कोलडीवा का अगर मैं देखूंगा तो ये उत्तर प्रदेश में कोलडीवा होगा। ठीक है, और इसी के पास में आप कहीं पे महागढ़ में मार्क कर लीजिए। अब इसके बाद अगली साइट जो है वो है मेहरगढ़। महागढ़ और मेहरगढ़ में कंफ्यूज मत कर देना, महागढ़ अलग साइट है और मेहरगढ़ जो है वो अलग साइट है। मेहरगढ़ अगर आप देखेंगे तो ये इंडस रिवर के पास में है। ये यहाँ पे कहीं आप देखिए कि बलूचिस्तान के आसपास पड़ती है, जो कि आप कह सकते हैं एक तरह से कि पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। ठीक है भाई, और इसके अलावा जो बुरजोम है, बुरजोम जो है वो यहाँ पे पड़ती है कश्मीर के अंदर। ठीक है, श्रीनगर के अंदर पड़ती है। एक और साइट है गुफकराल, ये भी कश्मीर के अंदर ही पड़ती है। तो ये दो साइट्स आपको ध्यान रखनी है, गुफकराल और ये देखिए ये भी कश्मीर की है और ये भी श्रीनगर है, तो कश्मीर की हुई। ठीक है भाई, अब इसके अलावा एक इनाम गांव साइट का आ रखा था, वेबसाइट नहीं साइट तो ये कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में, है ना। तो इस तरफ कहीं महाराष्ट्र है तो वहाँ पे ये जो है इनाम गांव आ जाएगी। फिर उतनूर की बात करते हैं तो उतनूर तेलंगाना में है। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपका एमपी हो जाता है, इस तरफ आपका महाराष्ट्र हो जाता है, तो यहाँ कहीं जाके आपका जो है तेलंगाना बीच से में आएगा। तो यहाँ पे जो है ये वाली साइट हो जाएगी उतनूर। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुनाल जो है, कुनाल ये
करनाल मत समझ लेना, करनाल अलग जगह है, ये कुनाल ही है, हरियाणा के अंदर एक साइट है कुनाल, ठीक है, बिल्कुल यही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप देखिए कि यहाँ पे लगभग अगर हम देखते हैं तो ये पंजाब पड़ता है, पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा है और इस तरफ दिल्ली है, तो ये हरियाणा के अंदर जाके आप देखेंगे तो कुनाल जगह मिलेगी आपको। फिर उसके बाद क्या है, संगना कल्लू, ये कहाँ है, कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक, ये जो आपको साइट पूरी की पूरी दिख रही है यहाँ पे, ये जो पूरा एरिया यहाँ पे संगना कल्लू है। फिर इसके बाद जो है पयमपाली, पयमपाली का पेपर में आ भी रखा है डायरेक्टली, बहुत बार पेपर में ये आया है पयमपाली का। तो ये कहाँ पे है, ये देखिए आप, ये तमिलनाडु के अंदर है पयमपाली, ठीक है जी। फिर इसके बाद नागार्जुना कोंडा कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में, तो ये यहाँ पे जाके कहीं, ठीक है, इस तरफ जाके कहीं ये पूरा एरिया हो जाएगा, है ना, यहाँ पे जो है आंध्रा के एरिया में नागार्जुना कोंडा हो गई। फिर इसके बाद आप देखिए ध्यान से, कर्नाटक में कुछ और साइट है, एक तो ये संगन कल्लू हो गई, इसके अलावा भी है हलूर, मस्की और ब्रह्मगिरी और टकलकोटा। इसमें से हलूर और मस्की तो पेपर में आ रखे हैं, ये दोनों भी आ सकते हैं पेपर में, इसलिए मैंने ये दोनों भी लिख दिए हैं। और संगन कल्लू भी एक पेपर में आ रखा था, एक एग्जाम में मैंने चेक किया था तो वहां आया हुआ था। तो इस वजह से आप देखिए कि ये सारी साइट्स जो हैं कर्नाटका की हैं। और कर्नाटका में एक और साइट है, आई थिंक पिकली हल है, आ जाएगी कहीं आगे, पिकली हल है, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो ये 5-6 साइट्स कर्नाटका की बेहद इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे कहीं मार्क कर लेना पिकली हल, ठीक है। अच्छा, एक है चिरांड और चेचर, ये चिरांड और चेचर कहाँ पे है, ये चिरांड और चेचर है यहाँ बिहार में, ठीक है भाई। तो इनके अंदर अगर आपको मैं मेन चीज़ बताऊँ ना, पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा था मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, आई थिंक यूजीसी नेट के अंदर मैंने चेक किया था, तो उसके अंदर मैंने देखा था कि बोन टूल्स के बारे में पूछ रखा था कि बताओ कि बिहार की कौन सी साइट में बोन टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वो नियोलिथिक साइट में जो चिरांड जगह है, इसी में हमें जो है बोन टूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है पिकली हाल। अरे हाँ, आ गया, ये देखो पिकली हाल आ गया कर्नाटका का, ठीक है। तो पीपल यहाँ पे क्या करते थे, एक तरह से डोमेस्टिकेशन किया करते थे कैटल की, और यहाँ पे हमें ऐश के माउंटेन्स भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे जो पिकली हाल है, यहाँ पे क्या, एक तो जानवरों को पाला जाता था, और दूसरा क्या है कि हमें ऐश के जो है माउंट्स देखने को मिले हैं। अब ऐश के माउंट से एक और चीज समझ में आ जाती है कि ये लोग आग का भी इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है भाई। और हो सकता है कि ऐश के माउंट्स ऐसे भी हों कि ये, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है तो उसके बाद उसको जला दिया और वहां पे ऐश का माउंट बन गया, तो इससे ये सब चीजें भी हमें थोड़ी सी समझ में आती हैं। चलिए, अब मैंने बोला था कि कुछ साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनसे डेप्थ में भी सवाल आ जाते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं भी मैंने कोई भी कचरा नहीं डाला है इसके अंदर। और जो साइट्स मैंने लिखी हैं, साइट्स बहुत सारी हैं भाई मेरे, मैंने छांट के लिखी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग एग्जाम में आ रखी थी, मैंने वही साइट्स लिखी है। और उनमें भी आप देखिए मैंने कितनी कैटेगराइज कर दिया कि कौन सी साइट को डेप्थ में पढ़ना है और कौन सी को ऊपर ऊपर से पढ़ना है, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए कि जो डेप्थ वाली साइट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ को तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट साइट यही मानी जाती है, क्योंकि इसको ओल्डेस्ट साइट भी बोल सकते हैं साउथ एशिया के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा पूरी दुनिया में ओल्डेस्ट साइट है, साउथ एशिया के अंदर अगर बोलेंगे तो ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है, ठीक है। नियोलिथिक में ओल्डेस्ट है, ऐसे तो उससे पिछली भी आ रखी है ना, तो ये नियोलिथिक की बात हो रही है। अब लोकेशन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि लोकेशन कहाँ पे है, ये जो जगह है ये कहाँ है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर पड़ रही है। और यहीं पे एक पास है बोलन पास। अच्छा ये देखिए कि बोलन पास यहाँ है, तो मैं पूछूं कि खैबर पास किस तरफ है, तो खैबर पास इस तरफ, अफगानिस्तान के इस तरफ होता है ना, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के टच में, ठीक है। तो ये इस तरफ है खैबर पास और इस तरफ है बोलन पास। तो ये जो पड़ रही है ये बोलन पास के पास पड़ रही है, गलती से खैबर पास मत मार्क कर देना, ठीक है दोस्त। और अगर आपको पूछ लेते कि कौन सी नदी के किनारे, या तो इंडस रिवर दिया होगा, अगर इंडस रिवर नहीं लिख रखा है तो इंडस की ही एक ट्रिब्यूटरी है बोलन, ठीक है। ये जो इंडस की ही एक ट्रिब्यूटरी होगी बोलन रिवर, उसके किनारे पे ये जो है साइट हमें देखने को मिली है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ज्यादातर लोग जो रहते थे वो कोशिश करते थे कि वो नदियों के किनारे रहे, ताकि उनको शुद्ध जल भी मिलता रहे, क्योंकि पानी जो है एकदम ह्यूमन नीड है, इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा, डिस्कवरी का ईयर इसका कौन सा है, तो लेटेस्ट, ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी ऐसा नहीं है कि बहुत पहले कोई डिस्कवरी हुई हो, लेटेस्ट इसकी डिस्कवरी हुई है 1974 के अंदर, ठीक है। ये ओल्डेस्ट साइट है, इसका ये मतलब नहीं कि डिस्कवरी से पता लगता है कि उसमें देखा जाता है कि कितनी पुरानी है वो, है ना। ये नहीं है कि 1974 में हुई, अच्छा अभी की तो है ये, ऐसे मत समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। आप ये सोचिए कि लगभग अपना देश उस टाइम पे आज़ाद के आसपास ही है ना, वही वाली बातें, इंदिरा गांधी का शासन होगा, आई थिंक 1975 की इमरजेंसी है ना, तो हाँ, तो वहीं पे होगा। एनीवेज, अब यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सकावेटर कौन थे इसके, तो एक है जीन फ्रेंकोइस
जरीज और दूसरा है कैथरीन जरीज। तो ये दोनों ने मिलके जो है इसको खोजा एक तरह से, या फिर कह लीजिए कि खुदाई की इसकी, और यहाँ पे इसमें बहुत सारी जो भी इनको चीजें मिली इन्होंने फिर उसके बारे में बताया। इसके बाद अगर बोला जाएगा तो इट इज द फर्स्ट प्लेस वेयर पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग बार्ले एंड व्हीट। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि जो एग्रीकल्चर है उसको नियोलिथिक का बोला जाएगा। और ये देखो आप पहले एक तो एविडेंस मिल गया कि ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज के अंदर अगर एग्रीकल्चर का साइन मिल रहा है तो वो न्यू स्टोन एज में मिल रहा है, यानी कि नियोलिथिक में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और डेप्थ में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, और लगभग मैंने देखा 3-4 एग्जाम्स देखे अलग अलग, और सब में ये मेहरगढ़ के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था कि बताओ एग्रीकल्चर जो है सबसे पहले कौन सी साइट से स्टार्ट किया गया। नियोलिथिक तो ठीक है, लेकिन नियोलिथिक में भी पूछा कि कौन सी साइट से स्टार्ट किया गया, तो मेहरगढ़ में सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा नहीं है क्या कहीं एग्रीकल्चर, तो हाँ ये रहा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के जो अर्लीस्ट साइन है ये देखिए, अर्लीस्ट नॉन सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर जो साउथ एशिया के अंदर है वो मेहरगढ़ है, इसको मार्क करके रख लीजिए, ये पेपर में आ सकता है। अच्छा, ये तो सिर्फ एक चीज पूछी उन्होंने, तो मैं दूसरी भी चीजें आपको बता देता हूँ साथ में। और सीजीएल में एक और चीज भी पूछ रखी थी कि जो यहाँ पे घर थे, घर कैसे हुआ करते थे। तो मेहरगढ़ के अंदर जो हाउस हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, वो या तो यूं स्क्वायर टाइप में या फिर यूं रेक्टेंगुलर टाइप में हुआ करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि घर गोल गोल बना दिए या आड़े टेढ़े बना दिए, इस तरीके के घर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये पेपर में क्वेश्चन आ रखा था सीजीएल में, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के घर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। ये एग्जैक्ट है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है। फिर इसके अलावा एनिमल बोन्स का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नियोलिथिक में बहुत मैक्सिमम साइट्स पे हमें एनिमल बोन्स देखने को मिलती हैं। तो एनिमल बोन्स जो है इसमें कौन कौन से एनिमल्स की बोन्स हमें देखने को मिलती है, जैसे शिप की हो गया, गोट की हो गया, कैटल्स मवेशियों की हो गया। क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो भी मरे हों, तो मरे तो है ही है ना, ऐसे तो है नहीं जरा मरे, तो समय के साथ जो फ्लैश है वो डिस्पोज हो गया और बोन्स जो है वहां पे हमें देखने को मिली। इसके अलावा हमें फर्स्ट एविडेंस कॉटन का जो है, रुई का जिसको कपास भी बोलते हैं, वो हमें कहाँ पे देखने को मिला है, वो भी मेहरगढ़ में मिला है। और ऐसा बोला जाता है कि लगभग हो सकता है ये जो रुई है 7000 साल पुरानी हो, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा एक बीड की जो मनका की जो फैक्ट्री तो आप नहीं बोल सकते है ना, एक छोटा सेटअप बोल सकते हैं कि जहाँ पे मनके बनाए जाते थे एक तरह से, है ना, एक सेटअप उसको कह लीजिए। बहुत बड़ी फैक्ट्री का मत सोचिए, है ना, ऐसे तो फिर इंडस वैली में जब जाएंगे तो वहाँ भी फैक्ट्रीज देखने को मिली है हमें, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सेटअप आप कह सकते हैं कि बीड मेकिंग का यानी मनका उद्योग का जो है हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद ये लोग जो है शेल ट्रेड और शेल वर्किंग के ऊपर भी ध्यान देते थे। जो शेल्स होते हैं ना, तो उसके जैसे मोती पिरो के बना दिया, कुछ भी हार बना दिया, उनसे जो भी चीज़ इनका ब्यूटी की चीज़ें बना दी है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ना, ये सारी हिंदी इंग्लिश में मैंने लिख दी कि यहाँ पे सबसे मेजर क्या है, कृषि और ये जो कॉटन और यहाँ पे घर कैसे थे, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़ में। इसको आप मार्क करके रख लीजिए, पेपर में दोबारा पूछ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है इनाम गांव। इनाम गांव जो है ये कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर इनाम गांव पड़ता है। यहाँ पे एक रिवर है घोड़ रिवर, है ना। उस टाइम के हिसाब से सब चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो घोड़ रिवर के पास ये बसा हुआ है। कई बार पेपर में पूछता है कि कौन सी नदी के किनारे, तो मैंने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी है। मेरे को पता है कि क्या क्या चीज़ें वो पूछ सकता है, मैंने पहली वो चीज़ें कवर करके रखी हैं ताकि आपकी मेहनत बचे। अब ये सब चीज़ें अगर आपको करनी पड़ जाए तो फिर इस पेड कोर्स का कोई मतलब नहीं है ना। तो आप देखिए कि घोड़ रिवर के किनारे है, और इसका एक और खास बात है कि इसको हम बोलते हैं रीजनल सेंटर ऑफ भीमा वैली। तो ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे कई बार पूछ लेता है ना कि बताओ कि गुफ कराल कहाँ है, तो हम बोलेंगे कश्मीर वैली में, है ना। तो आपको यहाँ पे भी ये भी पूछ सकता है, ऑप्शन में हो सकता है भीमा वैली दिया हो, किसकी लोकेशन कहाँ है, तो भीमा वैली आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें मिला क्या क्या है, फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो ये देखिए वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज, सीसम, तो ये सब मिला है। तो क्या ये सारा याद रखना है? जी नहीं। इससे ये पता लग रहा है हमें कि यहाँ पे खेती होती थी दोस्त। आपको इसको ऐसे याद रखना है कि एग्रीकल्चर था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर है, यानी कि कृषि है यहाँ। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, बोन्स ऑफ एनिमल मिली, ये इंपॉर्टेंट है। आप पूछ सकते हैं आपसे कि हड्डियां बताओ कहाँ पे मिली, तो हड्डियां देखिए कि नियोलिथिक साइट है, वो क्या करेगा बीच में 2-3 साइट घुसा देगा, मिसोलिथिक की या पैलियोलिथिक की, और पूछ लेगा कि बताओ हड्डियां कहाँ मिली। तो आपको इजी रहेगा। एक तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नियोलिथिक की साइट है, यहाँ पे ही हड्डियां मिली होंगी, ये मिसो की है, यहाँ पे नहीं मिल सकती, ये पैलियो की है, यहाँ भी नहीं मिल सकती। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन होता है क्वेश्चन में, समझ गए। क्योंकि आप अगर सोचें कि ऑप्शन, वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि नियोलिथिक की 4 साइट देके पूछ लेगा, क्योंकि फिर क्या है कि एक डिफरेंट चीज होगी, फिर तो वो नॉनसेंस चीज होगी। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर ऐसा
कंजर्वेटिव क्वेश्चन बनाए तो वो मूर्ख एग्जामिनर होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा जो चीजें हैं ना, ओवरऑल भी व्यू पता होगा सबका कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, 3 एज है, तीनों में ये है, तो भी आप इजीली कर सकते हैं। जैसे अब एग्रीकल्चर का बोलते हैं ना, अब वो क्या करेगा, 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होगा, मान लीजिए कि मेहरगढ़ ही ऑप्शन ऐसा होगा जो नियोलिथिक का है, बाकी के ऑप्शंस में वो नियोलिथिक की साइट नहीं डालेगा, वो या तो मिसोलिथिक की डाल देगा या पैलियोलिथिक की डाल देगा। यही खेल है दोस्त, यानी आपको ज्यादा नहीं भी पता तब भी आप उत्तर मार्क कर सकते हैं, पर उसके लिए ये चीज़ें समझ तो होनी चाहिए। वही समझ में आपकी डेवलप कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आज मैं वही अंदर की बातें आपको यहाँ पे बाहर निकल के बता रहा हूँ। अब इसके अलावा अगली साइट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, कैटल हयूक। बेशक से ये अजीबोगरीब नाम है, लेकिन आपको मैं बता दूं अभी सीजीएल में इसके ऊपर क्वेश्चन लेटेस्ट ही आ रखा है, पिछले 1-2 साल के अंदर ही इसके अंदर क्वेश्चन आ रखा है। तो एसएससी वाले जब इसके बारे में पूछ रहे हैं, और ये यहाँ की है भी नहीं है, तो इसका कारण होगा, कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। तो कारण ये भाई मेरे कि ये एनसीईआरटी में दे रखी है साइट, और पूरा ऐसे बना के एक प्रॉपर दे रखी है कि ये कैटल ह्यूग साइट है, इस वजह से इन्होंने पूछ लिया है। और ये कौन सी एनसीईआरटीज में ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो ये देखिए कि ये बहुत बाइफर्केटेड है। आगे चल के जो इंडस वैली वगैरह है वो तो 11वीं-12वीं वाली में मिल जाती है, लेकिन ये अलग अलग एनसीईआरटीज आपको 6 से लेकर 10th में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कुछ दे रखा है, कहीं पे कुछ दे रखा है, तो वो बाइफर्केटेड है ये पूरे का पूरा। प्री हिस्टोरिक पीरियड ऐसा ही है एनसीईआरटीज में। ठीक है, तो इसमें मैंने देखा पूरा एनालिसिस करके, तो उसमें एक तो ये दे रखा है कि ये साइट कहाँ पे, टर्की में है। ठीक है भाई, तो ये इसको बोला जाता है मॉडर्न सिटी ऑफ कोन्या। यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला मॉडर्न सिटी, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब है कि ये पहली ऐसी सिटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि सिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस साइड पे ना जैसे ऑर्गेनाइज थी बहुत सारी थिंग्स, कि जैसे ये प्रॉपर घर हो गए, ये प्रॉपर वर्किंग स्पेस हो गया, तो मतलब जैसे बोल सकते हैं ना थोड़ी सी डेवलप्ड जगह, उसको एक तरह से यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ तो सब्सटेंशियल साइज की थी। फिर ग्रेट सेटलमेंट्स, बहुत सारी बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स यहाँ पे थी, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह आप कह लीजिए, है ना, बड़े बड़े घर कह लीजिए, और बैक टू बैक यहाँ पे हाउसेस थे, और उनके ऊपर रूफ भी था, पूरे का पूरा छत बना रखी थी, वॉल के ऊपर पेंटिंग्स बना रखी है। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये हाईली डेवलप्ड जगह थी। तो यहाँ से हमें पता लगता है ये क्या है, ये एक सिटी है, तो इसको प्रोटो सिटी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोटो सिटी इसको कुछ लोग इसको नाम देते हैं, और ये मैंने बता दिया ये मॉडर्न सिटी ऑफ कोन्या है, और इसको फर्स्ट प्रोटो सिटी भी बोल दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में दोबारा जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आ सकता है। अच्छा, एक और खास बात कि यहाँ पे व्यापार भी हो रहा था, तो इस जगह में एनसीईआरटी में 3 लाइन और दे रखी है इसकी खास, और वो मैंने मार्क कर दी, ये रही। एक्चुअली में जो व्यापार हो रहा था, ये देखिए, ये अगर पेपर में पूछ लिया, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन्ड है, इसलिए मुझे डाउट हुआ कि ये पूछ सकता है पेपर में, तो वो मैंने मार्क कर दिया है। नहीं तो कैटल ह्यूक भी उसको पूछना नहीं चाहिए था, ये तो भारत की है भी नहीं है, फिर भी पूछा ना उसने, तो इस वजह से मैंने ये भी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कर दी कि ये व्यापार किस किस के साथ कर रहा था। जैसे सीरिया के साथ ही चकमक पत्थर जो होता है उसका व्यापार चल रहा था इसका। फिर जो कौड़ियाँ होती हैं वो रेड सी से मिलती हैं, उसका व्यापार करते थे। फिर जैसे मैंने बताया शेल्स जो होते हैं, शंख जिसको आप बोलते हैं ना, तो वो शंख जो है वो मेडिटेरेनियन सी से आते थे, उनका व्यापार करते थे। तो ये जो 3-4 चीजें हैं इनके बारे में भी पूछ सकता है कि ऐसी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो कैटल हयूक जो साइट है ये बिल्कुल उस तरफ जाके है ना, यहाँ की नहीं है। ये आप मैंने बता ही दिया तुर्की की है। टर्क जो आए थे है ना, बाद में टर्क जो लोग हैं, ये जितने भी हैं अपना स्लेव डायनेस्टी वाले, इनिशियली ये क्या है, सारे के सारे टर्क्स ही तो हैं इनिशियली। तो कहने का मतलब है कि ये टर्की से आया है कैटल ह्यूक, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट अपनी साइट इंपॉर्टेंट वाली आती है बुरजोम। बुरजोम कहाँ है, ये है श्रीनगर के पास, यानी कि कश्मीर में। अब यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलती है, खास चीज जो पेपर में आपसे पूछ भी सकता है, वो पूछेगा कि जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं उनको बरी किया गया है उनके मालिक के साथ ही। जी हाँ, ऐसे हमें इंडस वैली में भी बहुत सारी साइट्स देखने को मिलती है जहाँ पे क्या है कि जो मालिक है, मालिक जब उसकी डेथ होती है तो उसका जो कुत्ता है उसको भी वहीं दफन कर दिया जाता है। अब इवेंचुअली मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसा नहीं है कि कुत्ते को उसी टाइम मार काट के और फिर अंदर डाला होगा कब्र के, ऐसा नहीं होता होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यही होगा दोस्त कि जो कुत्ता है वो पहले ही मर जाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ते की जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम है, 10-12 साल का मैक्सिमम, और मालिक का जो है वो हो सकता है कि 50 साल का होकर मरे, 100 साल का होकर मरे, है ना। लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, फिर भी एक उल्टी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन अभी एक पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं। तो अगर कुत्ता पहले मरता है तो कुत्ते को एक जगह पे दफना दिया, अब जब मालिक मरेगा तो मालिक को भी वहीं कब्र में जाके दफना देंगे जहां पे ऑलरेडी कुत्ता दफन है ना। मालिक को पता है, वो अपने सारा इंतजाम रखेगा कि कल को मैं लुढ़कूंगा तो मैं भी यहीं जाऊंगा, वो उस हिसाब से कब्र का साइज वगैरह रख लेगा।
अब दूसरा केस क्या बनता है कि अगर मालिक पहले मर जाए तो ऐसा नहीं है कि कुत्ते को भी उसमें हो सकता है कि उस केस में घर वालों ने उस डॉग को रखा हो और क्योंकि वो देख रहे हो कि भैया इस कुत्ते का प्यार इस आदमी से ज्यादा था तो इसी की कब्र में इसको डाल देते। नहीं तो दूसरा केस ये है, अगर वो आदमी अकेला रह रहा था तो लुढ़क गया तो फिर ये थोड़ी है कि कोई दूसरे गली मोहल्ले के लोग पकड़ के कुत्ते को भैया चल तेरे को भी मारते हैं अब तेरे को दफन करेंगे इसके साथ, ऐसा थोड़ी करेंगे यार, फिर नहीं होगा, कुत्ता डोलता रहेगा कुत्ता अपना इधर उधर। तो वही वाला बात है ना। तो इस तरीके से है, तो कभी भी आपको मिस इंटरप्रेट नहीं करना है हिस्ट्री को, ये अक्सर हो जाता है कि हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बिर्च के ट्री हैं ये बहुत कॉमन मिलते हैं इस जगह पे, तो ये आपको ध्यान रखना है और श्रीनगर के पास है, ये मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना एक खास बात जो पेपर में मुझे लगता है 100% आने के चांसेस है, क्योंकि मैंने यूजीसी नेट और एक अपना आई थिंक सीडीएस में भी ये इसका क्वेश्चन पूछा गया था और एक दो एग्जाम में और पूछा गया है ना। तो वहां पे मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछा गया था ट्रफ रेसिडेंस के ऊपर। अब होता क्या है ये देखिए जरा, जब आप एक साइन वेव बनाते हैं पूरी की पूरी तो इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ। ट्रफ एक तरह से जब हम नीचे को जाते हैं, अब खड्डा खोदना तो कैसे जाएंगे, खड्डा खोदेंगे तो नीचे को यूं ही जाएंगे, तो ये क्या बना, खड्डा बना एक। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ट्रफ में रहते थे, ट्रफ का मतलब है खड्डे में रहते थे, गर्त में रहते थे, इसको पिट ड्वेलिंग भी बोल देते हैं और ट्रफ रेसिडेंस भी बोल देते हैं। यानी कि कोई भी झील होती थी, अब पता है आपको श्रीनगर में, जल्दी से बताइए कि कौन सी झील है ना, तो ये झील के किनारे क्या किया करते थे, आसपास में ही खड्डे खोद के, बहुत बड़े बड़े खड्डे खोद के, और ये खड्डों में रहा करते थे। इनको यही आदत थी भाई, अगले खड्डे में रह रहे हैं तो रह रहे हैं, वो उनको लगता था खड्डे में, जैसे अब आप है, आप घर जमीन के ऊपर बना के रहते हैं, वो खड्डे के नीचे बना के रह रहे हैं, खड्डा बना के और वहाँ पे रह रहे हैं एक तरह से। तो ये एक इनका तरीका था बारिश वगैरह से बचने का, या जैसे भी खड्डे को कुछ ऐसे स्लांट बनाते होंगे ना, जरूर थोड़ी कि यूं ही गोल खड्डा खोद के, हाँ बारिश ऊपर आ रही है इनके ऊपर, ये ऐसे लग रहा है जैसे उबाल रहे हैं इनको पानी में, पतीले में, ऐसा थोड़ी होता है। तो हर तरीका होता है भाई, ज़्यादा इमेजिनेशन मत लगा लेना। फिर इसके अलावा ये और क्या काम किया करते थे, हंटिंग और फिशिंग बहुत कॉमन थी यहाँ पे। यानी कि एग्रीकल्चर तो था ही, वीट और लेंटिल्स यहाँ पे मिले तो एग्रीकल्चर तो था ही, लेकिन साथ साथ में हंटिंग और फिशिंग भी यहाँ पे जो है बहुत कॉमन थी। ये आपको ध्यान रखना, 3 इनके प्रोफेशन हो गए, एग्रीकल्चर, हंटिंग और फिशिंग, ये 3 हो गए, ठीक है भाई। इसके अलावा एक खास बात इसकी ये है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगेन इस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टार मार्क कर लीजिए। वैसे भी हम जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उन्हीं के बारे में मेन चीज़ें पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट साइट आती है गुफ कराल। गुफ कराल जो है ये भी यहीं पे इसके पास में ही आप मार्क कर लीजिए, बुरजोम के पास ही। ये कहाँ है, कश्मीर के अंदर ही है, यहीं पे पास में ही। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि यहाँ पे जो गुफाएं मिली हैं हमें, उन गुफाओं के अंदर जगह जगह पे हमें मिट्टी के बर्तन और आप कह सकते हैं चक्के, जहाँ पे कि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, वो मिले हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 2 चीजें निकल के आ रही है। एक तो व्हील के इन्वेंशन की, कि व्हील जो है सबसे पहले कहाँ पे यूज हो रहा है, नियोलिथिक पीरियड में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी चक्के का इस्तेमाल नियोलिथिक में बहुत ज्यादा हो रहा है और पहले हो रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या है, पोट्री से संबंधित है। पोट्री मतलब कि मिट्टी के बर्तन बनाने के, कुम्हार जो होता है। तो जो इसमें जो केव्स मिली है वह जगह जगह पे ये साइन मिले, इस वजह से इनको कुम्हार, जहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी रहा करती थी, तो हम ये बोल सकते हैं कुम्हारों की गुफाएं बोल देते हैं एक तरह से, कुम्हार की गुफा कह लीजिए या कुम्हारों की गुफाएं कह लीजिए। तो इसीलिए केव ऑफ पोटर भी बोलते हैं गुफ कराल को। ये एक स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आ जाएगा। लोकेशन और वहां की खास बातें और वहां पे लोग काम क्या करते थे, प्रोफेशन क्या है और वहां पे मिला क्या है। मैंने बोला ना, ये 4 से 5 चीजें हमेशा हर साइट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद ये लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ये भी किया करते थे, ये भी पशुओं को पाला करते थे। यहां पे मैंने पशु को पालने की बात नहीं की है, कुछ कुछ साइट्स ऐसी हैं जहां पे ज़्यादा जो है हमें साइन मिलते हैं पशुओं को पालने के, क्योंकि वहां बड़े बड़े बाड़े देखने को मिल रहे हैं एक तरह से। फिर इसके बाद जो है नियोलिथिक पीपल जो है वो कश्मीर के आसपास रह रहे हैं, और ये भी जो टूल्स हैं इनके और वेपन्स हैं वो किसके बने हुए हैं, बोन्स के। तो ये ध्यान रखना कि आपसे फिर पूछ सकता है पेपर में कि बोन्स के जो टूल्स जो हैं, हड्डियों के बने जो आप कह सकते हैं शस्त्र जो है, वो कहाँ देखने को मिलते हैं या टूल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो जो है आपको गुफ कराल में देखने को मिलते हैं। मैंने ये चीज़ें हर जगह पे नहीं बोली, यहाँ नहीं बोली है ना, तो आपको ये ध्यान रखनी है कुछ कुछ चीज़ें। फिर यहाँ पे मिला क्या है, तो फाइंडिंग में कुछ खास नहीं आप बोल सकते, वीट और लेंटिल्स मिले हैं, लेकिन ये तो सिर्फ इतना दर्शा रहे हैं कि एग्रीकल्चर यहाँ पे होता था। और दूसरा मैंने बता दिया डोमेस्टिकेशन, और तीसरा बता दिया कि हड्डियों के टूल्स इस्तेमाल होते थे, हथियार जो है हड्डियों के इस्तेमाल हो रहे थे। ठीक है भाई, तो हिंदी वालों के लिए भी कोई समस्या नहीं है। तो ये घरेलू कुत्ते जो है
वो भी यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि इंसान का जो पहला पेट था वो डॉग ही था, ठीक है। तो ये हम मीसोलिथिक में भी पढ़ चुके हैं, वहाँ पे मैंने पूरा पढ़ाया था आपको कि पहला जो पेट यानी कि पहला पालतू जानवर किसको रखा था, इंसान ने डॉग को ही रखा था। और दूसरा किसको रखा है, वो हॉर्स को रखा है। वो वेदों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो घोड़ा है, इंसान घोड़े को ज़्यादा पाला करता था, है ना। तो साथी कह सकते हैं इसको ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब मोर ऑफ कंपेनियन टाइप, है ना, कि डॉग के साथ एक कंपेनियनशिप हो गई, दोस्त बन गया, ऐसी घोड़े के साथ एक कंपेनियनशिप हो गई। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है हलूर। हलूर जो है ये कहाँ पड़ता है आपका, ये देखिए ये रहा हलूर, ये है कर्नाटका के अंदर। यहाँ आप कह सकते हैं कि अर्लीस्ट आयरन एज साइट इसको बोल सकते हैं, कि हमें कुछ कुछ ऐसे पूरे पुख्ता तो नहीं पर कुछ कुछ ऐसे कण मिलते हैं कि जिससे हमें लगता है कि पता कि शायद यहाँ पे लोग आयरन का इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये पक्का नहीं है। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ इस साइट का, लेकिन कुछ कुछ कण हमें ऐसे देखने को जरूर मिलते हैं। फिर ये किस नदी के किनारे है, तो आपको ये पता होना चाहिए भैया, तुंगभद्रा नदी का है, कर्नाटका के अंदर है भाई। तो कर्नाटका के अंदर है तो तुंगभद्रा नदी जो है उसी के किनारे ये है। यहाँ पे फाइंडिंग क्या मिली है, यहाँ पे भी राख के टीले मिले हैं, ऐश माउंट्स मिले हैं, ठीक है, राख के टीले हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट एक साइट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये साइट भी बेहद इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो। ये है दौजली हेडिंग। दौजली हेडिंग कहाँ पे, ये असम के अंदर है, ये देखिए आप, दौजली हेडिंग है असम के अंदर। अब ये भी एक नियोलिथिक साइट है, इसका लोकेशन कई बार पूछता है, तो इसकी लोकेशन जो है डीमा हसाओ है। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि सिर्फ आप डीमा हसाओ मत याद रखिए, डीमा हसाओ को ही पहले एक नाम दिया गया था नॉर्थ कचर हिल्स। तो नॉर्थ काचर हिल्स बोल दे या डीमा हसाओ बोल दे, ये दोनों एक ही बात है। आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों असम के अंदर ही है, और वहीं पे ये जो है डोजली हेडिंग जो है साइट हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद एक चीज और पूछ सकता है कई बार कि ये कौन सी वैली में, मैंने बोला ना कि कश्मीर वैली होगी, ब्रह्मपुत्रा वैली होगी, भीमा वैली होगी। कहने का मतलब है कि वैलीज किसके नाम पे हैं, या तो नदियों के नाम पे ही हो रही हैं एक तरह से, कि वहां से नदियां निकल रही हैं। तो हम देखेंगे कि ये कौन सी वैली है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा वैली है। क्योंकि पेपर में ऑप्शन अगर ऐसा आ गया कि बताओ कि डोजलिंग हेडिंग जो है वो कहाँ पे है, कौन सी वैली में, तो वो ऑप्शन में दे दिया गैंगेटिक प्लेन्स पे है, ब्रह्मपुत्रा वैली में, कश्मीर वैली में। तो फिर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा जो है यहाँ से निकल के इस तरफ ही आ रही होती है, तो वो सीधी सीधी सी बात है कि असम से जब घुस रही है तो ये ब्रह्मपुत्रा वैली ही होगी। ये कॉमन सेंस है, हम ज्योग्राफी में भी इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि इसका एक्सकावेटेड ईयर कौन सा है, तो 1961 से 1963 के बीच में इसकी खुदाई हुई है। और इसका एक्सकावेटर जो खुदाई किसने की है एक तरह से, तो MC गोस्वामी और TC शर्मा ने इसकी की है। इनके बारे में अभी पूछा नहीं गया, लेकिन आगे मुझे लगता है कि पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पेपर के अंदर डायरेक्ट आया है, SSC के अंदर पूछा गया है कि जेडाइट स्टोन जो है ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, किस साइड पे, तो वहीं उसका उत्तर था डोजली हेडिंग। जी हाँ, जेडाइट स्टोन के ऊपर उसने पूछा ही है कि जेडाइट स्टोन बताइए कि कौन सी साइड का है, तो हमें पता होना चाहिए कि डोजली हेडिंग का ही ये जेडाइट स्टोन है। अच्छा, एक और खास बात देख लीजिए कि यहाँ पे हमें 4 अलग अलग टाइप के बर्तन देखने को मिले हैं, या फिर सेरामिक्स देखने को मिले हैं हम बोल सकते हैं। जैसे कुछ बर्तन ऐसे थे जिनके ऊपर मार्क के निशान है ना, ऐसे मार्क कर दिया, कुछ जो है उनके ऊपर स्टैंप्स के निशान देखने को मिले, कुछ बर्तन ऐसे जो टूटे हुए शेप के मिले यहाँ पे, कुछ बर्तन ऐसे हैं जो जिनके ऊपर कोई डिजाइन नहीं था, वो प्लेन लाल कलर के बर्तन थे। तो ये 4 तरह के बर्तन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्वेश्चन। आप जितने भी लोग हो कोशिश करो इस क्वेश्चन का उत्तर देने की, बहुत मजेदार चीजें हैं ये, है ना। तो अभी इतना मैंने पढ़ाया आपको, ये मैंने आपको बता दिया कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, CGL वाला तो नहीं है ये किसी और एग्जाम में, ये किसी स्टेट एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि CGL के मेंस लेवल का क्वेश्चन ये बनता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप ये मत समझ लेना गलती से भी कि कोई क्वेश्चन PSC का है तो वो SSC में नहीं आता। जी नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस बार तो UPSC के अंदर जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे कंटेंट से आए, और जो SSC के बच्चे को करने लायक क्वेश्चन थे। तो इस बार मैं वही आपको बता रहा हूं कि हम वो जो मेन चीजें हैं ना वो हमेशा कंसीडर करके चलेंगे, कि जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप कभी भी एग्जाम के लेवल को सोच के मत बैठा करो, हो सकता है MTS में कोई खतरनाक क्वेश्चन आ जाए जो आपने सोचा भी ना हो, है ना, और उसी से कहीं ज्यादा आसान CGL में आ जाए, उल्टा भी हो जाता है कई बार, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों लोग जो हैं फटाफट इसको एक बारी मिलान करने की कोशिश कीजिए और जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। एक बार कमेंट कीजिए, थोड़ा इंटरेक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। तो आप खुद एक बारी वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर फाइंड करने की कोशिश कीजिए। पीछे मत देखिएगा, पीछे तो मैंने पढ़ा दिया सारे का सारा, है ना, इतना अभी पढ़ा के आ रहा हूं आपको। मैंने एक चीज तो जरूर बताई, मैंने आपको पयम पाली के बारे में भी बताया था और गुफ कराल के बारे में भी कुछ खास बातें। अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकिए। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है कि बीच में लाइट भाग गई थी, पता ही नहीं यार क्या हुआ एकदम से। एनीवेज, तो ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए जितने भी लोग हैं। तो देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो पयम पाली है, मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट, और गुफ कराल जो है मैं अभी तक आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, और चिरांड के बारे में भी मैंने बताया आपको, उतनूर के बारे में भी बताया। तो आप मेरे को बताओ कि मैंने बोला था आपको कि जो गुफ कराल है ये कहाँ है, बुरजोहम के पास है। बुरजोहम और गुफ कराल कहाँ हुए, कश्मीर के अंदर हुए, तो इसको मैं कश्मीर के साथ मार्क कर सकता हूँ। एक तो मेरे को समझ में आ गया। दूसरा, अब मेरे को चिरांड का पता होना चाहिए, है ना। चिरांड का मैंने क्या बोला था कि कहाँ पे है, चेचर और चिरांड कहाँ पे, जहाँ पे एनिमल बोन्स भी मिली हैं, बोन्स के टूल्स मिले हैं। मैंने बोला था आपको बिहार के अंदर है। इसको आप बीसी से भी याद रख सकते हैं, बिहार चिरांड, ठीक है, ऐसे करके ये दो का पता लग गया। हालांकि उत्तर तो इन्हीं से आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बाकी के भी देख लेता हूँ। अब आप देखिए कि इसका पयम पाली जो है, पयम पाली हमने देखा था तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस साइड मार्क किया था पयम पाली, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर, तो इसको मैं तमिलनाडु मार्क करता हूँ। फिर इसके बाद उतनूर बचता है, तो उतनूर को मैंने बोला था तेलंगाना में, ठीक है। इसको यूटी से याद रख सकते हो, यूटी यूनियन टेरिटरी जैसे। तो उतनूर हो गया तेलंगाना। इसका उत्तर देख लेते हैं अब क्या हम मार्क है। ए का हो गया 3 और बी का हो गया 4। ए का 3, बी का 4, सी का 2, यही उत्तर है आई थिंक, है ना, यही उत्तर है। ए का 3, बी का 4 तो और कहीं है भी नहीं, ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, एकदम करेक्ट हम लोगों ने मार्क कर लिया। ऐसे ही आप हिंदी में भी कर लीजिएगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं आपको, 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं जो मेन मेरे को दिख रहे थे अच्छे क्वेश्चन। ये है कि कौन सी साइट ऐसी है नियोलिथिक की जहाँ, मतलब ये पूछा हुआ है कि ये 4 चीज़ दे दी और पूछ लिया कि कौन सी चीज़ जो है नियोलिथिक साइट्स पे हमें मिली है, किसी भी साइट पे मिली हो चाहे। अब ये चारों में से हमें बताना है कि कौन सी मिली है। अब ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है। एक्चुअली आप ध्यान से देखिए, हम देखेंगे कि ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, मेरे को बताओ मैंने क्या बोला था नियोलिथिक में, नवपाषाण काल में, कि जो इनके टूल्स थे वो एकदम धारदार, एकदम पॉलिश्ड और स्मूथ थे। मैंने बताया था आपको, प्लेन टूल्स एकदम बढ़िया से, है ना। तो ए जो है करेक्ट है, ये तो सही है, ठीक है। अब प्लोस की बात कर रहा है, प्लोस का मतलब होगा हल। तो भाई हल जो है यहाँ कहाँ मिला है, मैंने कहीं भी आपको नहीं बोला। मैंने बोला एग्रीकल्चर करते थे। मैंने ये कब बोला कि वो हल भी था उनके पास और हल से एग्रीकल्चर करते थे, मैंने कतई नहीं बोला ये बात। ये तो मेरे को लग रहा है कि शायद आगे वैदिक एज में जाके हल का इस्तेमाल कहीं शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे हल का इस्तेमाल नहीं शुरू हुआ था। ये लोग प्रिमिटिव टूल्स जो है, मैंने बोला ना कि लकड़ियों के टूल बनाते थे, अपना हड्डियों के बनाते थे, ये उन्हीं से ही जैसे तैसे करके जमीन को जोतते होंगे और वहां पे ये खेती करते होंगे। हल नहीं था इनके पास, ठीक है दोस्त, तो ये उचित नहीं है। फिर इसके बाद बुलोक कार्ट। अब भाई बेशक से ये एनिमल्स को रख रहे थे अपने पास, मैंने बोला था आपको कि एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन करते थे, पालतू बना के रखते थे, लेकिन इसका साइन हमें कहीं नहीं मिलता है कि भैया झोटा बुग्गी भी उनके पास थी। झोटा बुग्गी क्या होता है ना, बैलगाड़ी टाइप, है ना। तो ऐसा तो कहीं नहीं था कि पीछे उनके कोई गाड़ी लटका के और वो जा रहे हैं, कहीं भी ये साइन नहीं मिलता है, तो यानी कि ये भी सही नहीं है उत्तर। फिर आखिरी डोमेस्टिकेटेड बार्ले एंड फील्ड पी, तो ये तो इस एक तरह से बोलना चाह रहा है कि एग्रीकल्चर करते थे कि नहीं करते थे, तो एग्रीकल्चर तो करते थे भाई, तो ये तो सही है एक तरह से, है ना। यानी कि 2 चीज इसने बोली, एक तो उसने उसके टूल्स के बारे में बोला, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, टूल्स के बारे में पूछेगा, बाकी साइट्स के बारे में पूछेगा, ये काम क्या करता था आदि मानव वो पूछेगा, तो वही उसने पूछा काम क्या करता था, तो ये एग्रीकल्चर हो गया, है ना। तो ये 2 चीज़ मेरे को सही लग रही हैं, ए और डी। ए और डी है क्या कहीं ऑप्शन में, ये रहा, ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन मेरे को लगता है मेंस के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको हमेशा रेडी रहना है ऐसी चीज़ों के लिए। एक क्वेश्चन और है, ये भी मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा। तो ये बोल रहा है कि कौन सी नियोलिथिक साइट है जहां पे हमें कैटल पेन मिला है। अब कैटल पेन देखते ही कुछ लोग को समझ नहीं आएगा, लेकिन हिंदी वाले जब यहाँ पे देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि पशुशाला की बात हो रही है। अब ये देखो पशुशाला का क्या मतलब है कि जहाँ पे पशु पालन हो रहा है भाई मेरे। तो मैंने आपको क्या बताया था, महागढ़ के बारे में बताया था, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। मैंने बोला था ये सबसे नीचे यहाँ पे महागढ़ था, है ना, और मैंने वहाँ पे मार्क भी किया था कि पशुपालन यहाँ पे होता है, तो पशुशाला भी वहीं हुई, है ना। तो यहाँ जब आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे हमें महागढ़ ही ऐसा है जहाँ पे हमें
पशुपालन जो या फिर कहें कि पशुशाला मिल रही है। इन 4 ऑप्शन में से महागढ़ ही ऐसा है। चौपानी मांडू तो उसका है भी नहीं है न्यूलिथिक वाले का, है ना, तो वो तो बात ही वहाँ ख़त्म हो जाती है। चलिए अब आगे हम बात कर रहे हैं कॉपर स्टोन एज की या फिर कहें कि ताम्रपाषाण काल की। इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड 4500 बीसी से 3500 बीसी के बीच का माना जाता है। अब है क्या एक्चुअली में, आप देखिए कि ये नियोलिथिक है और यहाँ पे ये हो गई चालकोलिथिक, फिर इसके साथ नीचे हो जाएगी इंडस, ठीक है, इंडस वैली। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ये आपस में कहीं ना कहीं ओवरलैप की है, नियोलिथिक और चालकोलिथिक। फिर चालकोलिथिक और इंडस वैली जो है आपस में ओवरलैप की है। तो इस तरीके से ये सारे का सारा खेल हुआ है। और अगर आप देखें तो ये 3500 बीसी से 4500 बीसी के बीच में रही है ना, यानी कि 35 से 45 तक ये रही है। और अगर मैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बात करता हूं तो वो कहाँ हुआ होगा, तो वो हम बोलते हैं 3200 बीसी के आसपास की बात, तो वो मुझे लगता है फिर इंडस वैली में होना चाहिए, है ना। तो वो 32 यहाँ पे बनेगा, तो वो इंडस वैली के अंदर होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का जो पूरा का पूरा कार्यकाल है। तो कुछ एक बच्चा मेरे को बोलता कि अरे सर आपको नहीं पता, एक्चुअली में होता ये है कि 4 युग होते हैं और उसके बाद क्या होता है, हर युग के बाद बहुत बारिश पड़ती है तो धरती पानी में डूब जाती है, सब लुढ़क जाते हैं, उसके बाद जो है अगले लोग आते हैं, तो ऐसा होता है। भाई मेरे, तुम्हारे हिसाब से होता होगा ऐसा, है ना, देख के आया था तो मतलब अजीबोगरीब बातें करते हैं। देखो 2 सब्जेक्ट है, एक है माइथोलॉजी भाई मेरे और एक है आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट एविडेंसेस, नॉट अबाउट मिथ्स। मिथ्स के साथ अगर माइथोलॉजी पढ़ानी हो तो मैं ऐसी पढ़ा दूंगा कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना, आप सोचेंगे कि भैया ये चल क्या रहा है यहाँ पे, है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज़ें चलेंगी। पर अपने को माइथोलॉजी आती नहीं है एक्चुअली पेपर में, तो समस्या ये है ना, तो उस तरीके की चीज़ें पूछते नहीं है वो। तो हमें जो है एविडेंसेस जो मिले हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे से हमें पता लगे चीज़ें, हम उस आधार पे बात करेंगे, है ना। अगर आप बोलते हैं कि महाभारत हुई है, आप बोलते हैं कि उसके एविडेंसेस पड़े हुए हैं ना, तो फिर आप ऐसा मत बोलिए कि सारी धरती डूब गई, है ना, उसके बाद अगला युग शुरू हुआ, फिर आप ये क्यों बोलते हैं कि उसके एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, जगह जगह यूट्यूब पे क्यों भर रखा है ना, कि यहाँ पे महाभारत का ये निशान मिल गया, वो मिल गया, तो फिर ये मत बोलो ना, अगर सारी धरती डूबी गई थी तो खत्म ही हो गया होगा सब कुछ। तो नॉनसेंस बातों का कोई इलाज तो है नहीं है। तो उस एंगल से अगर आप सोचेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। साइंटिफिक और रैशनल माइंड से हिस्ट्री को पढ़िए तो ही आपको फायदा है, क्योंकि नॉनसेंस तरीके से पढ़ेंगे तो फिर आप माइथोलॉजी की चीज़ें यहाँ पे घुसाने लग जाएंगे, वो कोई मतलब नहीं है। मतलब दोनों को ओवरलैप मत कीजिए आप, दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। एनीवेज, अब यहाँ पे देखिए कि टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो हड़प्पा जो है इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, एक तरह से ओवरलैप कर रहा है। लेकिन क्या है कि रियल में अगर देखोगे तो ये हड़प्पा कह लीजिए, इंडस वैली कह लीजिए, तो हड़प्पा से तो एक तरह से पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, टेक्निकली ये पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ओवरलैप तो की है ये हड़प्पा के साथ या फिर कहेंगे इंडस वैली के साथ। फिर दूसरा इसमें ये है कि ये जो लोग होते थे चालकोलिथिक वाले, ये लोग लो ग्रेड का ब्रॉन्ज भी यूज किया करते थे, ठीक है, लो ग्रेड ब्रॉन्ज भी यूज करते थे। इसके अलावा अगर आपको कोई चालकों का मतलब पूछ ले तो चालकों का मतलब होता है कॉपर और लिथ का मतलब है पत्थर, तो कॉपर प्लस स्टोन जो है चालकोलिथिक हो गया ये, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल, ठीक है भाई। तो दोनों का तांबे का मतलब होगा, तांबा क्या हो गया, कॉपर ही हो गया। तो इसका मतलब यहां से एक निकल के आता है कि सबसे फर्स्ट मेटल जो इंसान यूज कर रहा है, फर्स्ट मेटल जो इंसान यूज कर रहा है वो कौन सा है, आपका कॉपर। केमिस्ट्री में इसका फॉर्मूला क्या होता है, Cu, ठीक है दोस्त। चलिए इसके अलावा और कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहा, यही है मेन, ठीक है। तो चालकोलिथिक का ये हो गया। एक आध साइट देख लेते हैं इसकी मेन कोई। आप देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट चालकोलिथिक साइट जो है वो है दैमाबाद। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ये आपको दिख रहा है एरिया, यहाँ पे ये दैमाबाद है, ठीक है भाई मेरे। तो जो दैमाबाद है ये सबसे बड़ी जो है चालकोलिथिक साइट है और इसी के बारे में मुझे लगता है अगर पेपर के अंदर पूछा जाएगा तो इसी के बारे में पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा साइट्स इसके बारे में याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दैमाबाद जो है इसको खोजा किसने, या फिर ये कह दिए कि जो एक्सकावेट करते कौन है ये, तो बीपी बोपार्दिकर, इन्होंने 1958 में इसको खोजा है। लगभग हमारा देश उस टाइम पे आज़ादी हुआ है, यही समझ लीजिए। और 3 जगहों पे जो है इसकी एक्सकावेशन हुई है, 3 जगहों पे जो है इसकी खुदाई हुई है या इसका उत्खनन हुआ है। फिर इसके अलावा इसकी लोकेशन मैंने बता ही चुका हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर इसकी लोकेशन पड़ती है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक रिवर है ना, ये एक रिवर है, आप देखिए ध्यान से, ये है गोदावरी रिवर। तो गोदावरी का जो उद्गम स्थान है वो यहीं पे है ना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से महाराष्ट्र के अंदर।
वहाँ से निकलती है गोदावरी, तो चलते चलते कहाँ पहुँच जाती है, एंड कहाँ पे होती है, बे ऑफ बंगाल में जो है, बंगाल की खाड़ी में एंड हो जाती है। अब इसी की एक ट्रिब्यूटरी है परावरा, ऐसे समझ लीजिए। तो परावरा के जो है बिल्कुल पास में क्या है, दैमाबाद बसा हुआ है। तो ये इसलिए मैंने बता दिया आपको कि ये पूछ लिया जाए कि दैमाबाद जो है कौन सी नदी के किनारे पे है, तो आप परवरा जो है नदी बोल देंगे। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें मिला क्या है कमाल की चीज़, तो वो देखिए। कमाल की चीज़ ये है इसमें मिली कि यहाँ पे एक तो ब्रॉन्ज इमेजेस मिली, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये लोग लो ग्रेड का ब्रॉन्ज इस्तेमाल करते थे चारकोलिथिक में, तो ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ यहाँ पे मिलती हैं। अब वो मूर्तियाँ क्या बताती हैं वो समझिए आप। वो मूर्तियों में लिखा है चैरियोटियर विद चैरियोट, यानी कि एक सारथी और उसका रथ जो है वो ब्रॉन्ज का बना हुआ हमें मिला है। मैं एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें तो दिल्ली के अंदर म्यूजियम है, वहाँ पे भी देख के आया था। ठीक है, तो अगर किसी को कभी टाइम मिले तो दिल्ली के अंदर प्रॉपर म्यूजियम है, एक एक चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे को किसी दिन टाइम लगा तो मैं आपको पेड सेक्शन के अंदर वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी मैं पूरी वीडियोग्राफी करके ला रखा हूँ, तो टाइम मिलता है तो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फिर इसके बाद ऑक्स यानी कि सांड कह लीजिए या बैल कह लीजिए, जो भी आपको कहना है। फिर इसके अलावा एलिफेंट, फिर राइनोसोरस है ना, गैंडा जो हो गया। तो कहने का मतलब है ये सब एनिमल्स की जो है ब्रॉन्ज की जो मूर्तियां हैं वो मिली हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो गया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। इंग्लिश वालों के लिए ये हैं और हिंदी वालों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये हिंदी में भी लिख दिए हैं। तो अभी हम एक में कर लेते हैं तो वो समझ आ जाएंगे। हिंदी वाले जस्ट रीड करेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा। सबसे पहले तो देखिए कि जो हंटिंग है वो मेन प्रोफेशन या मेन लिविंग सोर्स किस एज का था। मैंने आपको क्या बोला था कि हंटिंग जो है वो ओल्ड स्टोन एज, पौराणिक जो ओल्ड स्टोन एज है वहाँ का था। और मीसोलिथिक में भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो हंटिंग था है। तो हालांकि ये है कि मीसोलिथिक में बड़े जानवरों की जगह एकदम छोटे जानवरों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। तो ये ओल्ड स्टोन एज आ जाएगा, जिसको कि आप क्या बोल देते हैं, पैलियोलिथिक एज भी बोल सकते हो आप इसको, पैलियोलिथिक एज। फिर इसके बाद ये बोल रहा है कि ह्यूमंस जो है होमोसेपियन की फॉर्म में धरती पे कब आए, तो एक जगह पे सोर्स में लिखा होता है 36,000 BC। मुझे लगता नहीं कि ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है, पर स्टिल आई मेंशनड इट। अच्छा, एक और मैंने आपको पेट का बता दिया था कि पहला पेट जो था वो कौन सा था ह्यूमन का। फर्स्ट पेट मैंने बताया था आपको कि डॉग है, और दूसरा मैंने क्या बोला था, दूसरा पेट मैंने बोला था ह्यूमन का हॉर्स है। पेट का मतलब एक तरह से आप इसको कंपेनियन के तौर पे भी लीजिएगा कि एक कंपेनियन जो पेट है ना। तो दूसरा इसलिए मैंने लिख दिया कि वेदों में जो मेंशन है वो हॉर्स भी मेंशनड है, तो इसलिए। हालांकि पालते तो बहुत सारे जानवरों को थे, लेकिन मेन जो पेट है सबसे पहला जो है, ये पूछ सकता है आपसे पेपर में, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, तो वो है डॉग। ही सबसे पहले डॉग को ही इन्होंने पाला था और उसको अपना दोस्त बनाया एक तरह से। और ये किस कार्यकाल में हुआ है, तो ये मिडिल स्टोन एज के अंदर ये चीज़ हुई थी। ये मैंने आपको वो फोटो भी दिखाई थी डॉग वाली और सारा प्रॉपर बताया था। इसके बाद फायर का जो आविष्कार है, फायर का जो आदि मानव ने आविष्कार किया है, आप अभी इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए एक बारी, और सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा मीसोलिथिक। मीसोलिथिक में नहीं हुआ है भाई मेरे, इसका आविष्कार पैलियोलिथिक में हो चुका है। जो स्टोन एज जिसको बोलते हैं कि दो पत्थर को रगड़ा तो वहाँ से चिंगारी निकली, तो आदि मानव को लगा कि भैया यहाँ से तो कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो एक बच्चे ने लगा दी होगी आग, है ना, आग लगी सीने में, तो वही वाली सीन यहाँ पे हो गया। तो वहाँ से जो आग वाला सीन है, ओल्ड स्टोन एज जिसको आप क्या बोलेंगे, पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पूरा पाषाण काल। लेकिन अब देखिए कि जो इसका मेन इस्तेमाल है, मैंने आपको क्या बोला था कि उस टाइम तक इंसान जो है भट्टियां का इस्तेमाल करने लग गया, खाने को पकाने लग गया। तो मेन जो अगर एग्जैक्ट फायर का इस्तेमाल देखेंगे तो वो आपको न्यू स्टोन एज में दिखेगा, क्योंकि उसी में तो अच्छे अच्छे औजार बनाने लग गया, भट्टियों का इस्तेमाल कर रहा है, खाना बना रहा है, तो वो कहाँ पे है, वो सब न्यू स्टोन एज में है। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर पहला इंस्टीट्यूट जो है स्टोन एज कल्चर का किसी ने एस्टेब्लिश किया है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है, तो रॉबर्ट बूज फुट ने ये कलकत्ता के अंदर 1863 में इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया था। अंग्रेजों का टाइम था, ये देख लीजिए, और ये खुद भी अंग्रेज ही है। इसके बाद पहला वेपन जो है, पहला हथियार जो ह्यूमन ने बनाया वो किस चीज का बनाया, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। एक मैंने आपको बोला था सबसे पहले स्टोन, इसके अलावा बोन्स, और तीसरा मैंने बोला था आपको मेटल।
ये मैंने 3 चीज़ें आप लोग को बताई थी, ठीक है। तो पहला जो है अगर पूछा जाएगा तो स्टोन पुल बोलेंगे, ठीक है। दूसरा हथियार, दूसरे टाइप के हथियार थे बोन्स के। तो तीसरी टाइप के हथियार आप बोल सकते हैं मेटल्स के, क्योंकि उसने फिर मेटल्स को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये सब मैंने हिंदी में भी लिख दिया, जितने भी लोग हो हिंदी में इसको रीड आउट मार लेना, ठीक है। पीपीटी में क्लास पूरी जितना भी एंशिएंट एक बारी कंप्लीट हो जाए फिर एक साथ इसकी पूरी पीपीटी भी दे दूंगा। अब सेकंड वेपन की बात करते हैं, तो ये देखिए आ ही गया, बोन हो गया, थर्ड हो गया मेटल, ये मैंने बता ही दिया। इसके अलावा देखिए कि बिहार के अंदर देखिए ये पूछ रहा है कि बोन्स के आपको हथियार देखने को मिले या बोन्स के टूल्स देखने को मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, जगह का नाम भी बताइए आप। तो जगह का नाम है चिरांड, ठीक है। बीसी मैंने बोला था, बिहार, चिरांड, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है हमें क्या मिला है, बोन के वेपन्स देखने को मिले हैं। और कौन सी एज की है, तो न्यू स्टोन एज की, न्यूलिथिक साइट है चिरांड, मैंने बताया ही आपको। इसके अलावा पहला मेटल जो है कौन सा इस्तेमाल किया, तो कॉपर ही किया। ये सब वही घुमा फिरा के पूछ रखे, मैंने बता ही दिया। इसके अलावा अगर व्हील की बात करते हैं तो सबसे पहले आदि मानव ने किसका व्हील बनाया, स्टोन का बनाया, पत्थर का व्हील बनाया। फिर कौन सा बनाया, फिर उसने वुड का बनाया उसके बाद, ठीक है, लकड़ी का व्हील। तो आप देखिए कि जो व्हील की इन्वेंशन अगर आप बोलेंगे कि आदि मानव को कब समझ में आया व्हील के बारे में, तो आप ये बोलेंगे व्हील का न्यू स्टोन एज में, जिसको आप नियोलिथिक बोलेंगे, ठीक है, नियोलिथिक, या फिर कहें कि नवपाषाण काल के अंदर ही उसको व्हील की समझ आई है। ये स्टार मार्क कर लीजिए, पेपर में पूछा जा सकता है। अच्छा, एग्रीकल्चर का कब समझ में आई है, मैंने एक साइट बताई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले, एक साइट बताई थी, कौन सी बताई थी, मेहरगढ़। कहाँ है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर है, बोलन पास के पास है, बोलन रिवर के पास है, इंडस वैली की ट्रिब्यूटरी है बोलन। तो वो सब मैंने बताया था। एग्रीकल्चर कहाँ पे है, न्यू स्टोन एज में है, यानी कि अगेन नियोलिथिक पीरियड के अंदर एग्रीकल्चर का पता इंसान को लगा था, ठीक है, आदि मानव को लगा था। ये हो गया। इसके अलावा एक इंडस वैली सिविलाइजेशन तो अभी हमने पढ़ना है, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को किसने कॉइन किया है, वो जॉन मार्शल ने किया है। कई बार इसके बारे में भी पूछ सकता है मुझे लगता है, तो स्टार मार्क इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो कुल मिला के ये जो है, ये मैंने सारे इसके फैक्ट्स बतानी है, ये हिंदी वालों के लिए भी लिख दिए, आप सब देख लीजिएगा। तांबा, पहिया, कृषि, मेहरगढ़, ये सब जॉन मार्शल, ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है भाई। तो कुल मिला के आई होप सो कि आज का ये सेशन भी आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने बहुत मेहनत लगाई है और एक एक वो चीज़ इंक्लूड करने की कोशिश की है जो मुझे लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी कमी नहीं लग रही होगी इस सेशन के अंदर, ठीक है दोस्त। और जितनी भी कहानियाँ हो सकती है, मैप का इस्तेमाल हो सकता है, या फिर छोटे छोटे ट्रिक्स हो सकते हैं, वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की। ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे हो सकता है, वो सब चीज़ें बताने की भी यहाँ पे कोशिश आपको की है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली पेड स्टूडेंट तो हैं ही हैं। अगर आप पेड स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये हमारा पूरा का पूरा कोर्स है। राम कोड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये अब जीएस का रामबाण 2.0 बैच हम कर रहे हैं, इसको आप कंप्लीट बैच को ले भी सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो इसका जो है जीवी कक्षा एप्लीकेशन है हमारी, जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे सब कुछ प्रोवाइडेड है, हर चीज़ हम प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे। जीएस 1.0 भी साथ में देंगे और जो नया बैच अभी जीएस 2.0 बन रहा है वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक साथ बंडल बना के आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे, आप मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं। तो और दूसरा काम ये करना कि अगर आपको सच में ये दमदार वीडियो लग रही है, जेन्युइन लग रही है और लग रहा है कि दूसरे लोगों से कहीं बेहतर हमने इस कंटेंट को बनाने की कोशिश की है, विद पिक्चर्स, विद स्टोरीज, विद मैप्स और ऑप्शन एलिमिनेशन के तरीके बताना, ट्रिक्स बताना, तो आप डेफिनेटली एक काम कर सकते हैं कि जीवी कक्षा ऐप की जो प्ले स्टोर पे है 5 तारा की रेटिंग दे देना और वहाँ पे एक पॉजिटिव कमेंट और पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर देना, ताकि मैक्सिमम लोगों को ये पता लगे कि जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे डिफरेंट है बाकी लोगों से, ठीक है भाई। और जिस दिन एग्जाम के अंदर जाओगे और उस दिन टक टक मार्क कर रहे होगे आंसर, उस दिन तो आपको पता लग ही जाएगा डिफरेंस क्या है हमारे कोर्स और बाकी के लोगों के कोर्स में। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बस जितने भी लोग हैं आप हमें सपोर्ट करते रहिए, मैक्सिमम लोगों तक हमारी इस चीज़ को पहुंचाइए कि क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपकी सपोर्ट के साथ हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।